स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जहां एक तरफ है 400 साल पुरानी खौफनाक किंवदंती और दूसरी तरफ मॉडर्न साइंस, मतलब एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला संगम। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बेरमपुर की। वहां से लेकर दिल्ली की हाईटेक लैब्स तक का ये सफर ना बहुत ही रहस्यमयी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मिस्ट्री में डाइव इन करते हैं। अब जरा इस चेतावनी को सुनिए। अगर तुम्हें उनके कदमों की आहट और वो मंत्र सुनाई दे तो बिना देखे छिप जाना। अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो वो जिंदा नहीं बचता। ये शब्द है मदन के पिता के। सोचिए एक ऐसा गांव जहां शनिवार की रात लोग खौफ के मारे घरों में दुबक जाते हैं। ये चेतावनी उन 4 खौफनाक आदमियों और उनके ताबूत के बारे में है। बस नाम सुनते ही वहां के लोगों की रूह कांप जाती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस 400 साल पुराने श्राप की, जिसे निशिर मोलो की किंवदंती कहा जाता है। तो आखिर ये निशिर मोलो है कौन? जरा इमेजिन कीजिए, लाल चमकती आंखें, कंधों पर एक भारी ताबूत और शनिवार की काली रात। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसा श्राप है जो गांव की सरहदों में आज भी मंडराता है, और वो एक जानलेवा मंत्र पढ़ते हुए चलते हैं। लोक कथाएं अक्सर किसी पुरानी चेतावनी का काम करती है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। अब इस श्राप से बचने के कुछ बहुत ही सख्त नियम हैं। पहला, भारी कदमों की आहट सुनते ही फौरन छिप जाओ। दूसरा, किसी भी हालत में उनसे नजरें मत मिलाओ। और तीसरा, जब तक उनके मंत्र की आवाज पूरी तरह खत्म ना हो जाए वहीं छिपे रहो, वरना अंजाम सीधा मौत है। लेकिन मदन नाम के एक नौजवान ने एक रात अनजाने में यही गलती कर दी। आहट सुनकर वो छिपा तो सही, लेकिन उसे लगा कि खतरा टल गया है। बस यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। मदन को लगा कि निशिर मोलो जा चुके हैं। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, अचानक बम बम बश, बम बम बश, ये रूह कंपा देने वाला मंत्र ठीक उसके पीछे गूंजने लगा। मदन ने पलट कर देखा और वो 4 ताबूत वाले उसके बिल्कुल सामने खड़े थे। ये मंत्र कोई मामूली आवाज नहीं है, ये सीधे मौत की दस्तक है। और उस रात की गलती का खौफनाक अंजाम क्या हुआ? अगली सुबह मदन अपने पिता और विपुल को एक बरगद के पेड़ के पास मिला, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक ऐसा खौफ जमा हुआ था जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मदन की इस रहस्यमयी मौत ने साबित कर दिया कि ये 400 साल पुराना श्राप कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक भयानक सच है। चलिए अब कहानी में एक बड़ा जंप लेते हैं और देखते हैं कि कैसे विज्ञान का इस मिथक से आमना सामना होता है, खासकर मृत्युंजय अमृत की खोज में। ये है हमारी मुख्य पात्र मेघना, जो पेशे से एक साइंटिस्ट हैं। उन्हें लगातार एक बहुत ही अजीब और डरावना सपना आ रहा है। सपने में क्या है? एक घना कोहरे वाला जंगल जहां वो अकेली फंसी हैं। एक बहुत ही भयानक और विशाल पक्षी उनका पीछा कर रहा है। भागते भागते वो एक रहस्यमयी पेड़ से टकरा जाती हैं और उस पेड़ की डालियों से लगातार हरे रंग का पानी टपक रहा है। अब ये सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि आगे की पूरी मिस्ट्री का एक बहुत बड़ा सुराग है। अब यहाँ मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। ध्यान दीजिए, 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें यहाँ टकरा रही हैं। एक तरफ है प्रोफेसर जयदेव, जो मेघना और इशिता की लैब से सिर्फ 3 दिन के अंदर एक मॉडर्न एंटीडोट मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ है मृत्युंजय अमृत, एक ऐसा प्राचीन अमरता का अमृत जिसका जिक्र एक पुरानी लोक कथा की किताब में है। कहा जाता है कि ये पूर्णिमा की रात एक पेड़ से हरे तरल के रूप में टपकता है। इशिता एक कमाल का आइडिया देती है, क्यों ना अपनी लैब के फेल होते प्रोजेक्ट को इस प्राचीन मिथक वाले अमृत से रिप्लेस कर दिया जाए। और यहीं आता है वो आहा मोमेंट। जब मेघना उस पुरानी किताब के पन्ने पलटती है तो वो एकदम सन्न रह जाती है। किताब में जिस पेड़ से वो हरा अमृत टपकता हुआ दिखाया गया है ना, वो बिल्कुल हूबहू वही पेड़ है जो मेघना अपने डरावने सपने में देखती आ रही है। मतलब माइंड ब्लोइंग है ना? बस फिर क्या था, विज्ञान और सारे लॉजिक धरे के धरे रह जाते हैं और दोनों साइंटिस्ट तुरंत अपना बैग पैक करके मृत्युंजय अमृत की तलाश में बेरमपुर के लिए निकल पड़ती हैं। तो अब हम एंटर करते हैं बेरमपुर गांव के रहस्यों में, जहां मॉडर्न दुनिया और प्राचीन खौफ की सीधे सीधे टक्कर होने वाली है। शुरुआत से देखते हैं। मेघना और इशिता दिल्ली से बस से निकलती हैं। करीब 5 घंटे के सफर के बाद वो बेरमपुर के गेट पर पहुंचती हैं।
लेकिन जैसे ही वो गांव में कदम रखती हैं, गांव का सुहावना मौसम पलक झपकते ही एक ठंडी, अंधेरी और भयानक धूल भरी आंधी में बदल जाता है। ऐसा लग रहा था मानो वो गांव या गांव की कोई अदृश्य शक्ति बाहरी लोगों के आने से भड़क गई हो। कुछ देर बाद उन्हें गांव के मुखिया मिलते हैं, जो उन्हें रुकने की जगह देते हैं। लेकिन बात सिर्फ आंधी तक नहीं रुकी। एक के बाद एक कई अजीब और खौफनाक संकेत एक साथ मिलने लगे। गर्म मौसम वाले गांव में अचानक बर्फीली हवाएं चलने लगीं। मुखिया के घर के मंदिर का दीपक अपने आप बुझ गया और ठीक उसी पल गांव के मुख्य मंदिर का दीपक भी बुझ गया। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, राइट? उधर गांव के पुजारी ने आसमान में काले अजीब से सायों को मंडराते देखा। ये सारे संकेत चीख चीख कर कह रहे थे कि कुछ बहुत ही पुराना और बहुत ही भयानक अपनी नींद से जाग रहा है। अब कहानी और गहरी होती है। आइए चलते हैं 400 साल पुराने राजमहल की तरफ और सुनते हैं अतीत की गूंज। अब इशिता और मेघना गांव वालों से झूठ कहती हैं कि वो वहां रिसर्च करने आई हैं, और इसी बहाने वो मुखिया के बेटे अनुज को मना लेती हैं कि वो उन्हें रात के ठीक 12 बजे राजा सूरजभान के उस खंडर हो चुके राजमहल में चुपके से ले जाए। उनका असली मकसद तो उस मृत्युंजय अमृत को खोजना था। लेकिन सवाल ये है कि वो उस महल की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हो रही थी? और यहाँ एक बहुत ही अजीब बात होती है। उस 400 साल पुराने खंडहर में चलते हुए मेघना अचानक कहती है, ऐसा लगता है कि इस राजमहल को मैंने पहले कहीं देखा है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां वो पहले कभी नहीं आई, वो उसे जानी पहचानी क्यों लग रही है? ये साफ इशारा है कि मेघना का कनेक्शन सिर्फ उस सपने तक लिमिटेड नहीं है। उसका नाता इस गांव के किसी बहुत गहरे और पुराने इतिहास से जुड़ा हुआ है। चीजें अब बहुत तेजी से बदलने वाली हैं, क्योंकि अब समय है ताबूत के खुलने का, आधी रात के खौफ का। आप जरा इस आधी रात के टाइमलाइन को ध्यान से समझिए। सब कुछ एक साथ हो रहा है। रात के 12 बजे अनुज उन दोनों को घर से निकालता है। 12:15 पर वो तीनों एक जाम खिड़की से महल में घुसते हैं और ठीक 12:20 पर गांव की बर्फीली हवाओं में वही खौफनाक मंत्र गूंज उठता है, बम बम बश। 12:25 होते होते घबराया हुआ पुजारी भागता हुआ आता है और मुखिया को नींद से जगाता है। जैसे ही इन लड़कियों ने महल की शांति भंग की, बाहर गांव में कुछ जाग गया। पुजारी हाफते हुए मुखिया को एक दिल दहला देने वाली खबर देता है। वो बताता है कि सालों से सोए हुए निशिर मोलो, जी हाँ वही श्राप, अचानक जाग उठे हैं और एक बार फिर गांव की सड़कों पर घूम रहे हैं। पूरा गांव दहशत में आ जाता है। लोग खौफ के मारे अपने घरों के दरवाजे बंद करके दुबक जाते हैं। किसी को नहीं पता था कि आखिर ये प्राचीन खतरा अचानक कैसे लौट आया। और ये कोई अफवाह नहीं थी। जंगल के किनारे संपत और कप्ता नाम के 2 जुआरी डर के मारे पत्थर की तरह जम गए थे। क्यों? क्योंकि उनके ठीक सामने वही लाल चमकती आंखों वाले 4 आदमी अपने कंधों पर एक भारी ताबूत लिए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। जो कि वंदंती हमने शुरुआत में मदन के साथ सुनी थी, वो अब एकदम साक्षात उनके सामने खड़ी थी। और अब कहानी पहुंचती है एक रोंगटे खड़े कर देने वाले क्लाइमैक्स पर, वो भी 2 अलग-अलग जगहों पर एक साथ। महल के अंदर मेघना, इशिता और अनुज एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि एक भारी दरवाजा अचानक चरमराते हुए खुलता है और सामने एक अनजान साया खड़ा है। और ठीक उसी वक्त जंगल में वो निशीर मोलो रुकते हैं और संपत और कपा के सामने उनके उस शापित ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगता है। तो आखिर क्या होने वाला है? मेघना का उस 400 साल पुराने राजमहल से असली कनेक्शन क्या है? और निशिर मोलो के उस ताबूत के अंदर से कौन सा खौफनाक रहस्य बाहर आने वाला है? विज्ञान और इस प्राचीन श्राप के टकराने का नतीजा क्या होगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो यकीनन हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और इसी रहस्य के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।